हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ चैनल पे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप सबने इस चैनल को जो अपना प्यार दिया है पिछले कुछ दिनों में, वो निश्चित तौर पे काबिले तारीफ है। कृपया करके इस चैनल पे इसी प्रकार जुड़ते रहिए और बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के वीडियो आपको यहाँ पे देखने में मिल जाएंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय आप थंबनेल देख चुके होंगे। आज हम बात करेंगे जो नामकरण का विवाद रहा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि किन किन चीज़ों की उत्पत्ति हुई वहाँ से। जब हमने शुक्ल वर्सेस हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि शुक्ल वर्सेस द्विवेदी का एक हमने चैप्टर पढ़ा, जहाँ पे हमें समझ में आया कि शुक्ल जी कुछ और चीज़ों पे फोकस थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुछ और चीज़ों की बात करते थे। कोई युगीनता की बात करता था, कोई पारंपरिकता की बात करता था, कोई थोड़ा सा वैज्ञानिक टच लेके आता था, कोई उसके अन्यथा जाके देख आता था कि क्या उस युग की और उस युग की खास बात थी और उस युग का नामकरण किस आधार पे किया जाएगा। कुछ कुछ बातें हमने कर रखी थी, लेकिन मैंने बताया था क्योंकि डिटेल में इस पे बात करना है, तो आज हम इस पे बात करेंगे कि वास्तविकता में अगर हम बात करें तो जो नामकरण का विवाद था उसका एक्सटेंट क्या था, कहां कहां तक किन किन चीजों पे नामकरण से जुड़ा विवाद हमको देखने को मिलता है जब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन में नामकरण किस आधार पे हो, इस पे एक बड़ा विवाद होके आता है। कुछ कुछ बिंदुओं पे मैंने इस पे बात पहले भी की हुई है, थोड़ा सा डिटेल में आज हम इन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। साहित्य के काल निर्धारण एवं उसके नामकरण में विशेष रूप से साहित्यिक प्रवृत्तियां उत्तरदायी मानी जाती हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था इस पे कि किस प्रकार से अलग अलग साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पे किसी ने, जैसे किसी ने चारण काल कहा, किसी ने भक्ति काल कहा, किसी ने किसी को रीति काल कहा, तो अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। किंतु यह भी स्मरण रहे कि किसी भी काल विशेष में अनेक साहित्यिक प्रवृत्तियां पाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे आदिकाल में धार्मिकता के साथ साथ श्रृंगारिकता, वीरता, चारण वाला जो हमने बताया था कि कुछ किसी ने चारण काल कहा था, तो इस प्रकार का भी हमको अवयव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, और कहा भी जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण यूं ही या अन्यथा नहीं कहा जा सकता। ये इसलिए कहा जाता है कि जिस समाज में जिस प्रकार का साहित्य पढ़ा जाएगा, आप साहित्य को देख के समाज का और समाज को देख के साहित्य का पता लगा सकते हैं। आज के समय में फिल्मों के साथ भी ये चीज कहा जाता है, तो उस समय साहित्य के साथ ये बातें हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलती हैं। ठीक है, चलो एक डॉक्टर नगेंद्र का स्टेटमेंट इसके ऊपर पढ़ लेते हैं कि जनजीवन की प्रवृत्तियों व रीति आदर्शों की समानता के आधार पर सामाजिक इतिहास का काल विभाजन होता आया है और राजनीतिक परिस्थितियों की समानता राजनीतिक इतिहास के काल विभाजन का आधार बनती है। इसी प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का सौम्य विषम्य जो है साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। तो क्या है, प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों के बीच में जो वैषम्य या सौम्यता की बात है वो आधार बन सकता है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र एक स्थापित हिंदी साहित्यकार समीक्षक थे, तो उन्होंने एक साहित्यिक भाषा में कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप सरल भाषा में देखें तो जिस समय समाज की, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों, तो समाज की जो प्रवृत्तियां थी, उनकी जो परंपराएं थी और जिन आदर्शों का वो पालन करते थे, उस आधार पे साहित्य का विभाजन किया जा सकता है। कुछ यूं डॉक्टर नगेंद्र ये बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, काल विभाजन नामकरण, सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन की बात कर लेते हैं। पहले वो व्यक्ति जिन्होंने औपचारिक तौर पे, भले अंग्रेजी में लिखा लेकिन औपचारिक तौर पे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले काल को उन्होंने चारण काल कहा, उसके बाद 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण कहा, फिर जायसी की प्रेम कविता काल किया, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय काल किया, फिर उन्होंने मुगल दरबार को एक अलग काल माना, फिर तुलसीदास को एक अलग काल माना, फिर रीति काल को अलग काल माना। हालांकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कृष्ण के बाद से तुलसी तक आने में उनको 3 अलग अलग खंड लगे। खैर, फिर तुलसी के अन्य परवर्ती कवियों की बात की, उसके नामकरण के आधार पे, फिर 18वीं शताब्दी को एक अलग नामकरण दिया, फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान की बात की, और फिर महारानी विक्टोरिया के शासन हिंदुस्तान के नाम से इन्होंने 11वां जो खंड रखा उसको लिखा। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो ये साहित्य का इतिहास कम और ये भारत का इतिहास ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा आप इसको देखेंगे तो ये साहित्य का इतिहास कम और भारत का इतिहास कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है। ठीक है, बात की जाए इसके आगे की, तो
काल विभाजन नामकरण, जब मिश्र बंधु की बात करते हैं, मिश्र बंधु विनोद, इनकी जो थी, आपने काशी नागरिक प्रचारणी सभा के बारे में पता नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैंने होमवर्क दिया था, फिर से पढ़िएगा, कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे कुछ लोगों ने उसको शुरू किया। 1892 की बात है कि 94 की बात है कि 93 की बात है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु विनोद के लेखक थे, उन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया शुरुआती वाले को, फिर माध्यमिक काल, फिर अलंकृत काल, फिर परिवर्तन काल, फिर वर्तमान काल, ये 5 काल इन्होंने नाम दिया, ठीक है। प्रारंभिक काल जिसको हम आदिकाल कहते हैं, माध्यमिक काल जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, अलंकृत काल, रीति काल, परिवर्तन काल जो बीच का काल था, फिर वर्तमान काल, ये 5 काल दिया। परिवर्तन काल का समय मिश्र बंधु ने 1890 से लेकर 1925 के तक माना। ध्यान रखिएगा ये विक्रमी संवत है, इसका बहुत ध्यान रखेगा, ईसवी सन नहीं है ये, ठीक है। अब मुझे बताइए कि विक्रमी संवत और ईसवी सन में क्या होता है, कितने वर्ष जुड़ते हैं, 57 की 56 जोड़ते हैं या घटाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, एक्टिव रहिए, थोड़ा सा अपने को एक्टिव करिए वहां पे, ठीक। 1926 विक्रमी संवत से अब तक के काल को उन्होंने वर्तमान काल के नाम से अभिलिखित किया है, किसने? मिश्र बंधु ने। तो देखिए अभी यहां पे हमने एक अलग नामकरण का देखा, जब हम ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे, जब मिश्र बंधु की बात की तो एक हमने अलग नामकरण देखा। बात की जाए अगर मिश्र बंधुओं की, तो उन्होंने प्रारंभिक काल जिसको 2 भागों में बांटा है, जो यहाँ पे है, आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे जो प्रारंभिक काल है इसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है, क्या? पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर प्रारंभिक काल। आप यहाँ पे उनके सन ब्रैकेट में देख सकते हैं। माध्यमिक काल को भी उन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया है, पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। जब मैं मिश्र बंधु विनोद और मिश्र बंधु की बात कर रहा था तो मैंने बताया था विभाजन के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि उसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। अलंकृत काल को भी उन्होंने प्रारंभिक और माध्यमिक कालों की भांति 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। आप ब्रैकेट में इसका सन या ईयर देख सकते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये विक्रमी संवत है। ये क्या है? विक्रमी संवत है, ठीक है। ये क्या है? विक्रमी संवत है, ईस्वी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। विक्रमी संवत है, ईस्वी नहीं समझना है। अब आते हैं आचार्य शुक्ल पे। आचार्य शुक्ल ने भी विक्रमी संवत के आधार पे, इन्होंने भी ईस्वी के आधार पे नहीं लिखा हुआ है, तो इन्होंने पहले काल को कहा वीरगाथा काल, फिर कहा भक्ति काल, फिर कहा रीति काल, फिर गद्य काल। ये 2 काल तो इनके में से जो ऑफिशियल कैटेगराइजेशन हुआ उसमें से इन 2 कालों को तो ले लिया गया। वीरगाथा काल बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदि काल के नाम पे पड़ा। पर एक बार इसके सन को देखिए, जो इसका जो ईयर लिखा है, 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984, ये विक्रमी संवत का इन्होंने एक चार्ट, एक खाका यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आलाखंड, इनके आधार पर, क्योंकि ये सब क्या थे? ये सब वीर रस के ग्रंथ थे। हालांकि ये रासो काव्य भी था, लेकिन उन्होंने इसका नाम क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। रासो काव्य भी रख सकते थे, ठीक है, लेकिन इनका नाम इन्होंने क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। ध्यान रखिएगा किसने क्या यहाँ पे कैटेगराइजेशन कैसे किया हुआ है, ठीक है। आचार्य द्विवेदी आ गए। अब आचार्य द्विवेदी ने ईस्वी सन में किया है, और थोड़ा इसको समझना आसान होता है। मुझे लगता है कि अगर मुझसे आप पूछेंगे कि सबसे सरल तरीके से किसने कैटेगराइजेशन किया है, तो निश्चित तौर पे मैं कह देता हूं सन के हिसाब से, जो सन की बात होती है ना, ईस्वी सन की जब हम बात करते हैं, तो वर्ष के हिसाब से सबसे अच्छा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया हुआ है, ठीक है। हालांकि अभी आगे कुछ और लोगों की बात भी करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखें 1000 से 1400, 1400 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक बेस्ट है। लेकिन फिर आप जब इन 2 कालों को देखते हैं, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, यहां पे कहीं ना कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा लगता है कि वो साम में बनाते नजर आ जाते हैं। मतलब वो किसी चीज में साम्य स्थापित करना चाह रहे थे और किसी एक मत के साथ वो नहीं जा सके। तो देखिए यहाँ पे इनका जो आधुनिक काल है, जिसको इन्होंने यहाँ पे गद्य काल कहा था, इसको नहीं माना गया। इनके आधुनिक काल और आदि काल को लिया गया, और आचार्य शुक्ल के भक्ति काल और रीति काल को लिया गया। इस प्रकार से हम कहते हैं कि हिंदी साहित्य की बात हो, या किसी भारत के इतिहास की बात हो, या किसी विदा की, दर्शन की, किसी कवि की बात हो, साम्य आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, और ये साम्य ही अल्टीमेटली हमें वास्तविक रिजल्ट तक ले आता है, ठीक है। हमीर रासो, विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो के पद, इन सबको इन्होंने इसमें रखा हुआ था, ठीक है। बात की जाए उसके बाद तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जिन्होंने लिखा, उनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने भी क्या किया? देखिए विक्रमी संवत का ही प्रयोग किया इन्होंने। 750 से 1000, 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, और 1900 से अब तक क्या? पहले उन्होंने संधि काल का, फिर चारण काल का। मैंने कहा ना कि रासो काव्य को बहुत सारे लोग चारण काल भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर जो रासो काल के आप काव्य दिखेंगे उनको चारण और भाटो ने ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर भक्ति काल का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 1375 से 1700, रीति काल, आधुनिक काल। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 लास्ट के इनके जो उन्होंने जो कैटेगराइजेशन किया है, ये भी जो
वर्तमान में हम पढ़ते हैं, आदि काल को पढ़ते हैं, फिर भक्ति काल को पढ़ते हैं, फिर रीति काल को पढ़ते हैं, फिर आधुनिक काल को पढ़ते हैं, उस कैटेगराइजेशन में आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा। तो साम्य के सबसे निकट तो खैर अगर देखा जाए तो रामकुमार वर्मा जी भी हैं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि रामकुमार वर्मा जी शुक्ल जी के फॉलोअर थे, शुक्ल जी को बहुत मानते थे और शुक्ल जी ऑलरेडी बहुत सा क्लासिफिकेशन कर चुके थे और शुक्ल जी के समानांतर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वो भी अपना वर्गीकरण ला चुके थे, वो भी अपना वर्गीकरण जो था वो लिख चुके थे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र पे आ जाते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र को देखिए तो ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ये वही लिख के दे दिया उन्होंने जो आप हिंदी साहित्य में पढ़ते हो, और इसीलिए मैं डॉक्टर नगेंद्र की बात कर ली जाए या इसके बाद डॉक्टर नामवर सिंह की बात कर ली जाए, मैं थोड़ा सा इनको पसंद भी करता हूं। एक बात यह भी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे कवियों के उत्थान में काम किया, चाहे वो निराला हो, चाहे वो कबीर हो, या इवन प्रेमचंद जैसे गद्यकार हो। कहीं ना कहीं अगर द्विवेदी जैसा कोई समीक्षक ना होता तो ऐसे बहुत से कवियों को हम उस स्तर पे ना देख पाते। बात सबकी होती है लेकिन उस स्तर पे नहीं होती। जैसे कबीर की बात करें तो कबीर से बहुत ऊपर तुलसी को रेट किया है आचार्य शुक्ल ने। तो वैसे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके बाद की जो उनके फॉलो करने वाले हैं जैसे डॉक्टर नगेंद्र वगैरह हो गए, तो इनकी बहुत इज्जत होती है। तो फिर क्या है, आदिकाल क्या है, आदिकाल को इन्होंने ईस्वी की 7वीं शताब्दी से मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी की मध्य तक माना। फिर भक्ति काल 14वीं से 17वीं। तो ये लगभग देखो आचार्य द्विवेदी को फॉलो करते हुआ है, बस उन्होंने आदिकाल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया शुरुआत में। ठीक है, शुरू से और कर दिया। रीतिकाल 17 शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य और आदिकाल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। अब इसको देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक मतलब क्या, 1850 से लेकर अब तक, और ये हम फॉलो भी करते हैं आधुनिक काल को। फिर उसमें भी पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगति, प्रयोग, नवलेखन। तो इसमें भी अगर आप यहां से आप देखेंगे तो यहां से कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जो हमारा है कैटेगराइजेशन है, द्विवेदी युग से पहले जैसे भारतेंदु युग है, फिर द्विवेदी युग है, फिर उसके बाद छायावाद है, फिर उसके बाद प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है। तो कहीं ना कहीं जो छायावाद, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग का काल है, ये लगभग उसी साम्य में है जिस साम्य में हम इस समय इतिहास देखते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास लेखन था ये और ज्यादा करीब था। अब यह है हमारा सर्वसम्मत जो हम इतिहास में भी हम पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे हम पढ़ते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। क्या, आदिकाल 750 से 1350, भक्तिकाल 1350 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850, आधुनिक काल 1850 से अब तक। अब आधुनिक काल में पहला भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर साठोत्तरी कविता से लेकर अद्यतन। अब आदिकाल, अगर आदिकाल की बात तो चलिए 1750 से 1350 और ईस्वी है, ध्यान रखिएगा। यहां पे जब आते हो तो यहां पे फिर दो धाराएं जाती है भक्तिकाल की, एक आती है सगुण, एक आती है निर्गुण। सगुण में भी दो आ जाते हैं, एक आ जाते हैं राम, एक आ जाते हैं कृष्ण भक्ति धारा। निर्गुण में आ जाती है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्री धारा भी कहते हैं, सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्री धारा भी कहते हैं। राम भक्ति धारा में आपको मिलेंगे तुलसी, कृष्ण भक्ति धारा में आपको मिलेंगे सूरदास, ज्ञानाश्रय में आपको मिलेंगे कबीर, ठीक है, और प्रेमाश्रय में आपको मिलेंगे कौन, जायसी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं लेकिन जिनको पढ़ना है उनका नाम मैंने बता दिया। रीति काल में आप देखेंगे तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीति बद्ध और रीति इतर, ये चार मिलेंगे। लेकिन इसमें से हमको पढ़ना किसको है, हमको सिर्फ पढ़ना है बिहारी लाल को। ठीक है, हमको पढ़ना किसको है, बिहारी लाल को पढ़ना है। आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में मुझे बताएं कि बिहारी लाल किस वर्ग में आते हैं, बिहारी किस वर्ग में आते हैं। ठीक है, फिर भारतेंदु युग से हमको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनके नाटकों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। द्विवेदी युग से हम मैथिली शरण गुप्त की जो भारत भारती वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, छायावाद में आपको कामायनी पढ़नी है, राम की शक्ति पूजा पढ़नी है, और फिर बाकी जो काल है उनमें भी कुछ ना कुछ कवियों को पढ़ते जाना है। मैंने शुरुआती उनका बताया जिनका इंपॉर्टेंस मुझे यहाँ पे समझ में आया, लेकिन कुछ और चीजें कि आधुनिक काल जो की बात की जाए, आधुनिक काल में शताब्दियों की जगह दशकों में कालखंडों को विभाजित किया जाने लगा था, जिसको बाद में हम कहें, जिसकी मुख्य वजह थी प्रकाशन की सुविधा सुलभ होना। देखिए ना, यहाँ पे आप 300 साल का है, यहाँ पे 10-12 साल, 15 साल। इसकी वजह क्या थी कि प्रकाशन की सुविधा का सुलभ होना, इंस्टेंट जो चेंज हो रहा है साहित्य में वो पता चल जाता था, वो जो साहित्य में चेंज हो रहा था वो कहीं ना कहीं पता चल जाता था। ठीक है, पत्रकारिता का प्रसार बढ़ने लगना, साहित्यकारों को लेखन के क्षेत्र में अनेक सुविधाओं का मिलना, राजनीतिक स्तर पे भी परिवर्तन का शीघ्र होना, जिनका सीधा असर साहित्य पे पड़ने लगा, जो हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जब आपको आसान होने लगा ना कि आप कैटेगराइज कर सकते हो, आप चेंज को इजीली पता कर सकते हो किताबें पढ़ के, तो इसका असर हमने देखा कि लास्ट में जब आप देखेंगे तो बहुत कम वर्ष में इनका कहीं ना कहीं वर्गीकरण यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, खैर, तो ये था आज का क्लास, ये था आज का वीडियो। आप ये स्कैन कोड करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं,
ऑफिशियल विकास करके। हिंदी साहित्य में स्टडी आईक्यू के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पढ़ाता हूँ। बाकी कुछ हमने जो कैटेगराइजेशन की बात की उसको एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बात की जाए तो काल विभाजन, हमने सर्वसम्मत काल विभाजन देखा, हमने उसके पहले नगेंद्र जी का देखा, उसके पहले राम कुमार वर्मा जी का देखा, फिर द्विवेदी जी का भी देखा था, उसके पहले शुक्ल जी का देखा था, मिश्र बंधु का देखा था, मिश्र बंधु का डिटेल में भी देखा था जो यहाँ पे हमने देखा, ठीक है। उसके पहले हमने यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन का देखा, और जॉर्ज ग्रियर्सन से लेके नगेंद्र जी तक किसी को भी क्रेडिट कम नहीं मिलना चाहिए। सबने अपने स्तर पे बहुत मेहनत की और इनका क्रेडिट कभी भी मुझे लगता है कि हमेशा ड्यू रहेगा, क्योंकि ये वो लोग थे जो शलाका पुरुष के रूप में उभरे और कालखंड का, हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का इतना शानदार इन्होंने विभाजन किया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और किन विषयों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।